हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला। और आज मैं लेके आया हूं टॉपिक थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। यस, दैट इज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं उसे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्ट द टॉपिक। सो, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। An attribute is a characteristics of individual which cannot be measured numerically. Yes, आपने एकदम सही सुना। एट्रीब्यूट एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एन इंडिविजुअल को लेके, जिसे आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। कैन नॉट मेजर्ड न्यूमेरिकल। जैसे कि हमारी ऑनेस्टी, ब्यूटी, मार्शियल स्टेटस, एक्सेट्रा, ये सब एट्रीब्यूट्स। तो सिमिलरली इन एन इंडस्ट्री, जो भी चीज आप प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एक सर्टन आइटम्स को, द डिफेक्टिवनेस ऑफ अ यूनिट को भी आप एट्रीब्यूट कहते हैं। सो डिफेक्टिवनेस ऑफ यूनिट इज एन एट्रीब्यूट। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना, वो जनरली डील करता है, किससे डील करता है? विथ डेटा से, विच कैन बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव टर्म में, क्योंकि हमने कितना डेटा प्रोड्यूस किया है। तो जो डेटा है वो क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकली होना चाहिए, और न्यूमेरिकली को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड क्वांटिटेटिवली आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला गया? कैपेबल होने चाहिए कि वो आप उसे नंबर्स में बोल पाए। क्वांटिटेटिवली का मतलब है नंबर्स। फॉर इंस्टेंस आप ले लीजिए आपका वेट, आपकी हाइट, कोई भी आइटम्स का लेंथ। तो ये सब क्या होता है? नंबर्स में आता है। बट देयर आर सर्टन फिनोमिनास विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटी मेजरमेंट। तो कई चीज ऐसी होती है जहां पे आप उन्हें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर सकते, जहां पे उनकी क्वालिटी के बारे में बात आता है। तो नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, बट वी कैन ओनली स्टडी द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी। यस, हमें प्रेजेंस, हमारा उनका एब्सेंस वो हमें फील होता है जब भी हम कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, और उस दिन हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग तुरंत बोलते हैं आज कुछ गड़बड़ है। इवन इफ यू आर ड्रिंकिंग एनी कोको कोला या थम्स अप, और उसमें कुछ टेस्ट चेंज होता है, तो आप इमीडिएटली बोलते हैं आज कुछ गड़बड़ है, एंड इमीडिएटली यू चेक द एक्सपायरी डेट्स। सो मेन थिंग क्या है? पर्टिकुलर क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी से एट्रीब्यूट इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, एक्सेट्रा। तो इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं है कि हम मेजर कर सके मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस को क्वांटिटेटिवली, right? But we can get it quantitatively by counting the number of persons who have this attribute। लेकिन इनको ये qualities हैं या उनके attributes हैं, and those who do not have, किसको है किसको नहीं है। So what we say is that where direct quantitative measurement is not possible, but we can only study the presence or absence of particular characteristics, उसको कहते हैं statistics of attributes। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेर, जहां पे डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन स्टडी उनका प्रेजेंस या उनके एब्सेंस एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को लेके, उससे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। राइट? सो नाउ वी टॉक अबाउट द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, association of two attributes measure the degree of relationship between two phenomena whose sizes cannot be measured but can only determine the presence or absence of particular attribute or quality। तो एसोसिएशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है। किसके बीच में? कम से कम बिटवीन टू फिनोमिना whose sizes cannot be measured but one can only determine the presence or absence of particular attribute या उनके quality। if a relation exists between two or more attributes के बीच में, so they are said to be associated।
हम लोग ने ऐसा को रिलेशन के सब्जेक्ट में पढ़ा है, चैप्टर 9 से स्टैटिस्टिक्स में आता था कि कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट होता है बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, देन उससे सेड टू बी एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड कैसे हो सकता है? या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या वो नेगेटिव हो सकता है, या वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। सो लेट अस नाउ, अभी देखो मैं बात ही कर रहा था और नीचे देखो आई क्या, को रिलेशन एंड एसोसिएशन का डिफरेंस क्या था। तो को रिलेशन क्या है? Correlation is used to measure the degree of relationship between two variables which are capable of direct quantity measurement. तो कोरिलेशन क्या था आपका? मेजर करता था डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या है, और वो ये भी देखता था कि कैपेबल है डायरेक्ट क्वांटिटी मेजरमेंट। अब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या बोलता है? Association of attribute is used to measure the degree of relationship. Now see, ये भी यही बोलता है, used to measure the degree of relationship between two phenomena। यहाँ पे हैं attributes या उनके characteristics whose sizes cannot be measured, जिनकी साइज को आप मेजर कर सकते नहीं हो, but can only be determined उनकी presence या absence of particular attributes से। So the technique of association जो study है relationship between the attributes, while the technique of correlation study करता है relationship between the variables। तो association की जो study है वो attributes को लेके है, and correlation study the relationship between the two variables। Now we talk about the classification of data। तो classification of data क्या है? So when data is arranged in groups, आपने डेटा को अरेंज किया ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट्स को लेके, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। एंड डेफिनेटली आज हम कोई भी एट्रीब्यूट्स किसी का भी निकालेंगे तो हमें पहले उसे डेटा को अरेंज तो करना पड़ेगा। सो डेटा अरेंज इन ग्रुप्स टू सम एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू देम, सो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू उनके प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट से होगा। So when we study only one attribute, then the data is divided in two classes. The one in which attribute is present होगा, and the other in which attribute is not present। तो अगर आप सिर्फ एक एट्रीब्यूट की पढ़ाई करेंगे तो उसमें आप क्या बोलेंगे? या तो वो प्रेजेंट है या तो वो एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ द एट्रीब्यूट इज मेरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन यूथ, देन द टू क्लासेस, या तो वो एम्प्लॉयड यूथ है या तो वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एम्प्लॉयमेंट इन यूथ के बारे में। सो इन दिस वे टू डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस आर फॉर्म्ड, एंड सच क्लासिफिकेशन को आप क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन बाय डिक्टोनोमी और डिवीजन बाय डिक्टोनोमी। यस, तो अभी डिक्टोनोमी का वर्ड आपने कहीं देखा था? चलते 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 जब मैं जा रहा था ऐसे ऊपर कर रहा था, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था? द ऑब्जर्वेशंस of an attribute may be yes, dichotomy। So in dichotomy, it is recorded whether the individual possesses the attribute or does not possess it। In the case of being vaccinated, dictomy is the only possibility, either the person is vaccinated or he is not vaccinated। तो ये था मतलब डिक्टोनोमी का। So I move towards the class and class frequency in this। द एट्रीब्यूट्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव क्लास, एंड इट्स कॉन्ट्ररी और अपोजिट को आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव क्लास बोलेंगे। सो द पॉजिटिव क्लास इन विच द एट्रीब्यूट प्रेजेंट, वो हमेशा डिनोट होते हैं कैपिटल लेटर्स से। ये चीज का ध्यान रखना। अगर आपकी पॉजिटिव क्लास से एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो वो हमेशा किससे डिनोट होंगे? कैपिटल लेटर से। और अगर आप नेगेटिव क्लास in which attribute is present is denoted by small Greek letter अल्फा बीटा गामा से प्रेजेंट होंगे। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये आगे जाके हमारे सम्स में भी आएंगे। तो अगर नेगेटिव होंगे तो आप उसको अल्फा बीटा गामा से बोलोगे, और अगर वो पॉजिटिव है तो आप उनको कैपिटल लेटर से बोलोगे।
इन प्लेस ऑफ ग्रीक लेटर्स आप स्मॉल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, ए बी सी, मतलब अगर आपको अल्फा बीटा का यूज ना करना हो तो आप स्मॉल लेटर्स ए बी सी भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बराबर है। चलो नीचे देखो, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है मैंने। इफ ए रिप्रेजेंट्स मेल, देन अल्फा, ब्रैकेट में कोई मैंने स्मॉल लेटर लिखा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। तो अगर ए मेल को प्रेजेंट कर रहा है तो अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को। सो दैट इज अल्फा इक्वल्स टू नॉट ए, क्योंकि हमने स्मॉल ए को बोला है, राइट ना, स्मॉल ए से डिनोट किया है। तो अब ये भी बोल सकते हो स्मॉल ए इज नॉट, इज इक्वल टू नॉट ए। इफ बी रिप्रेजेंट्स ब्लाइंड, देन बीटा या स्मॉल बी वुड मीन नॉन ब्लाइंड, और उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे? बीटा इक्वल्स टू नॉट बी। सो यहाँ पे टू एट्रीब्यूट्स कैन बी कंबाइन किए जा सकते हैं, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आप जब रिप्रेजेंट करोगे बाय ग्रुपिंग टुगेदर द लेटर्स, मतलब आप उनको ग्रुप करोगे, तो आपके ग्रुप कैसे हो सकते हैं? ए बी हो सकता है, ए बीटा हो सकता है, अल्फा बीटा बी हो सकता है, अल्फा बीटा बी हो सकता है। सो इन द लैंग्वेज ऑफ द अबव इलस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं तो ये जो ए बी है वो किसको स्टैंड करेगा? मेल ब्लाइंड को स्टैंड करेगा। ये रहा मेल और ये रहा ब्लाइंड। जब मैंने ए बीटा बोला तो इसका मतलब यानी क्या है? मेल किसके लिए आ गया और बीटा किसके लिए आ गया? नॉन ब्लाइंड के लिए। उसी तरीके से अल्फा आपने बोला था किसके लिए? फीमेल के लिए। एंड बीटा किसको स्टैंड होता है? नॉन ब्लाइंड को। तो अल्फा बी किसके लिए स्टैंड होगा? फीमेल ब्लाइंड के लिए। तो अगर अब आप यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव केस, नेगेटिव केस एंड पेयर्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी क्लासेस, तो कैपिटल लेटर्स एन ए बी ये सब पॉजिटिव क्लासेस हो। नेगेटिव क्लासेस में आपका अल्फा बीटा हो। और कॉन्ट्ररी मतलब कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, इसलिए उसको बोला गया कॉन्ट्ररी क्लासेस, अल्फा बी कॉमा ए बीटा। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस। सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट से होता है, और उससे आप देते हैं 3 का पावर n से। सो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर वन एट्रीब्यूट आप स्टडी कर रहे हो तो 3 का पावर 1 बोलेंगे, तो इसका मतलब है आपकी 3 क्लासेस है। इफ लिटरेचरी इज स्टडी, द प्रेजेंस ऑफ लिटरेचरी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, और उसकी एब्सेंस आप किससे डिनोट करोगे? अल्फा से। एंड टोटल किससे डिनोट करोगे? n से। सो देयरफॉर देयर विल बी 3 क्लासेस। ए किसके लिए बोला गया था? प्रेजेंस ऑफ लिटरेचरी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, इट्स एब्सेंस बाई अल्फा, एंड टोटल बाई n। अगर आप टू एट्रीब्यूट स्टडी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो जाएंगे? 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 क्लासेस। इफ ए एंड बी आर टू एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी है तो क्या बोलेंगे? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो इसका क्या होगा? अल्फा ए बी बीटा ए बी, ए बीटा बी अल्फा, अल्फा बीटा, और लास्ट में क्या आएगा? एन आएगा। उसी तरीके से अगर आप 3 एट्रीब्यूट्स का स्टडी करेंगे तो आपके नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो जाएंगे? 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल्स में। टेबल्स अभी बस थोड़ी देर में आने वाला है। चलो अब चलते हैं टॉकिंग अबाउट द क्लास फ्रीक्वेंसीज। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन असाइन टू एनी क्लास, तो कोई भी जो अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइन करेंगे कोई भी क्लास के सामने, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, या उसे आप बोल सकते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। सो क्लास फ्रीक्वेंसीज आर जनरली डिनोटेड बाय एनक्लोजिंग द corresponding क्लास सिंबल्स इन स्मॉल ब्रैकेट, मतलब आप उसको स्मॉल ब्रैकेट्स में बोलूं तो राउंड ब्रैकेट में आप प्रेजेंट करते हो। जैसे कि ए बी एन एट्रीब्यूट है से ऑनेस्टी, तो आपने कैसे लिखा? डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन पोजिंग ए एट्रीब्यूट, तो दैट इज आपने इक्वल टू 10 दे दिया, इसका मतलब है कि 10 पर्सन ऑनेस्ट है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
और आप ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो 10 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए। सिमिलरली अगर मैंने बोला ब्रैकेट में ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पर्संस पोजिंग बोथ एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। चलो क्लियर हो गया है। उसी का फिर मैंने आपको नीचे ये एग्जांपल देके समझाया है कि अगर बी स्टैंड्स फॉर मेल है तो बीटा वुड मीन फीमेल होगा। तो ए स्टैंड्स फॉर ऑनेस्ट देन अल्फा वुड मीन नॉन ऑनेस्ट। तो उसी तरीके से हमें ये एग्जांपल देके समझाया है कि इसका मतलब क्या होगा, ए बी का मतलब 30 मीन्स देयर आर 30 मेल्स हु आर ऑनेस्ट। ए बीटा इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है 10 फीमेल्स हु आर ऑनेस्ट। अल्फा बीटा 15, तो इसका मतलब है 15 फीमेल्स हु आर नॉट ऑनेस्ट एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इस तरीके से जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्या बोलना चाहता है, ये बहुत जरूरी है। इसमें फिर से रिपीट कर देता हूँ, बी स्टैंड्स फॉर मेल है एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑनेस्ट। तो बी किसके लिए स्टैंड हो रहा है, मेल के लिए, और ए किसके लिए स्टैंड हो रहा है, ऑनेस्ट के लिए। तो जब आपने बोला ए बी, तो ए किसका था, ऑनेस्ट, और बी किसका था, मेल, तो मतलब मेल ऑनेस्ट। तो 30 मेल्स आर ऑनेस्ट। समझ में आया। चल, अब चलते हैं ऑर्डर ऑफ क्लास। द ऑर्डर ऑफ क्लास डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी। यस, द ऑर्डर ऑफ क्लास किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी। आप किसका स्टडी कर रहे हैं। सो क्लास हैविंग वन एट्रीब्यूट, दिस इज एट्रीब्यूट, इज नोन एज क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलोगे। and class having two attributes, तो सब क्या बोलोगे, क्लास ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होता है, एन से डिनोट होता है। उसे आप कहते हैं क्लास या फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर कहते हैं। तो सिंस नो एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड, तो आपने ऐसा कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो थर्स वी हैव व्हाट, एन। तो एन यहाँ पे किसके लिए हो गया, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन आएगा, ए बी अल्फा बीटा। और जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करने होंगे, तब आप क्या बोलोगे, ए बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा। तो ये उसके सेकेंड ऑर्डर में आ जाएंगे। बराबर है। चलो, तो जब हम बोलते हैं कि फोर ग्रुप्स सेकेंड ऑर्डर के, बी ए बीटा अल्फा बीटा, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। And they are represented by enclosing the corresponding class symbols, मतलब आप उनको ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास इज डिटरमाइंड कैसे होगा, बाई 2n से होगा। आगे अपने 3 का पावर n पढ़ा था, और यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 का पावर n। ये ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास इज जनरेटेड बाई 2n। और यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, the total number of classes comprising of various attribute is represented by, are given by 3 का पावर n। बराबर है, ये ध्यान रखना। So the number of ultimate class determined by 2n, where n क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके है। सो अगर वन एट्रीब्यूट है तो 2 का पावर 1 टू अल्टीमेट क्लास। अगर टू एट्रीब्यूट्स है तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 अल्टीमेट क्लास। 3 एट्रीब्यूट्स है, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 अल्टीमेट क्लास। राइट। सो अब देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को लेके और सेम प्लस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब ये मैं समझाने के लिए पहले आपको टेबल पे ले जाता हूँ। देखो अब इसका टेबल जो है वो किस तरीके से बनता है, इसे हम बोलते हैं नाइन स्क्वायर टेबल। हाँ, अभी 9 क्यों बोला है वो भी समझा दूंगा, ये आप समझ ही गए होंगे कि आपको अंदर जो है वो 9 कॉलम्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इसलिए इसको बोला गया 9 स्क्वायर टेबल। चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, ए दे दिया,
अल्फा दे दी, तो इधर क्या आएगा बी, और इधर आएगा बीटा। नाउ जब आप यहाँ पे लिखते हो बी, तो इसका मतलब ये टोटल ऑफ बी इधर आ गया, टोटल ऑफ बीटा आ गया। जब आपने ए के बारे में बात किया तो टोटल ऑफ ए एंड टोटल ऑफ अल्फा है। अब मैं पहले एक चीज समझा देता हूँ, जब आप ए और बी बोलते हो तब आपने क्या किया, ए और बी को मल्टीप्लाई करके इधर लिखा था, इसलिए आप उसको बोलते हैं ए बी, अल्फा और बी। तो जब आप अल्फा यहाँ पे लिखोगे, चलो मैं इसको एक सामने टेबल पे बना के बता देता हूँ, ए अल्फा टोटल, बी बीटा टोटल। तो जब मुझे इस प्लेस पे लिखना है तो मैं यहाँ पे ए और बी लिखूंगा, मतलब अल्फा बी विल डिनोट बाई है। और जब मैं इन दोनों के बीच में प्लस कर दूं तो तब मुझे क्या मिलेगा, बी। इसीलिए अगर आप ऊपर देखोगे बी क्या है, ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू, आपको क्या मिला, बी मिला ना। सो नाउ सेम वे, ए बीटा अल्फा बीटा ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, बीटा, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब उसी तरीके से जब मुझे इसका टोटल करना है ए का, तो ए का टोटल करूंगा तो क्या होगा, ए बी प्लस ए बीटा, ए देगा, अल्फा बीटा अल्फा बी को हम ऐड करें दोनों को, तो वो आपको क्या देगा, अल्फा देगा। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये पॉजिटिव से भी आया और नेगेटिव से भी आया। चलो, तो ये था मेरा नाइन स्क्वायर टेबल, समझ में आया है। और अब हम क्या करते हैं, इन नाइन स्क्वायर टेबल के सम्स को सॉल्व करते हैं, तो एक हमें अच्छे से आइडिया भी आ जाए। ठीक है, तो सो आर यू रेडी फॉर द सम्स। चल, सो हमारा सम नंबर वन है, गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, ऑब्टेन द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज। नाउ अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज लिखा है। अब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी लिखा तो देखो ये अल्टीमेट वर्ड्स ही मैंने दिए हैं, ए बी, ए बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा। तो ये सब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हो गए। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, आपने शायद नोट भी कर रखा होगा। और मुझे बोला है रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन करना, राइट। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं ए, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल। यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं बीटा, और यहाँ लिख देते हैं टोटल, राइट। एंड देन वी मेक द टेबल। चलो, अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं, ए बी, ए बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा लिख देते हैं, बराबर है ना। ए बी आपको कितना दिया है, उसकी वैल्यू लिख दी, 471। ए बीटा कितना दिया है, 151। अल्फा बी 148। अल्फा बीटा 230 दे दिया है, राइट। तो जो वैल्यूज दे दी गई थी हमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की, हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। और अब हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, ए अल्फा बी बीटा, और लास्ट में क्या चाहिए, एन। तो अब आपको ये ए कैसे ऑब्टेन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 471 प्लस 151 करना पड़ेगा, तो यू विल गेट 622 आपको मिलेगा। उसी तरीके से
अल्फा फाइंड करना है तो 148 प्लस 230 कर देंगे, 378 आ गया। बी का टोटल चाहिए, तो बी के टोटल के आपको क्या करना पड़ेगा, 471 148 को ऐड करना पड़ेगा, बराबर। और वहां से आपको मिलेगा, बताओ क्या टोटल आ रहा है आप लोग का, 471 प्लस 148, सो आई एम गेटिंग द टोटल 619। फिर टू, अब आपको किसका फाइंड करना है, बीटा का। तो 151 प्लस 230, तो दैट विल गिव यू द टोटल 381, टोटल दे रहा है, बराबर। और अब चेक करिए, तो चेक करोगे तो 619 प्लस 381, अगर आप टोटल करो तो यहाँ से आपको 1000 मिला। उसी तरीके से आप चेक करो 622 प्लस 378, और इन दोनों का टोटल भी आपको 1000 मिलना चाहिए। दोनों से अगर आपको 1000 आ गया टोटल, तो इसका मतलब आपका सम राइट हो गया, राइट। तो ये था आपने किस तरीके से बाकी के वैल्यूज को फाइंड किया। चलो, अब हम चलते हैं सम नंबर 2 पे। अब सम नंबर 2 में देखो मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन ऑल अदर क्लास फ्रीक्वेंसी बोला है फाइंड करने के लिए, राइट। तो चलो अब इसको फाइंड करते हैं। अब इसमें भी आपको सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। तो ए, अल्फा, बी, बीटा, टोटल, टोटल। तो दिस इज ए बी, ए बीटा, ए, अल्फा बी, अल्फा बीटा, अल्फा, बी एंड बीटा, और ये हो गया एन। चलो अभी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले हम वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 64, ए बी आपको दिया है 9, ए का वैल्यू है 23, एंड बी का टोटल दे दिया है 30। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको दे दी गई। अब इंफॉर्मेशन के बाद हमें बाकी की चीजें फाइंड करनी। तो अगर हम बात करते हैं ए बीटा मुझे अगर फाइंड करना है, तो मैं ए में से ए बी को माइनस कर दूंगा। सो दैट मीन्स व्हाट आई विल डू, 23 - 9, मैं इसमें साइड में बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 23 - 9 करेंगे तो यू विल गेट 14, मतलब हमने ये फाइंड किया। अब अगर मुझे फाइंड करना है अल्फा बी, तो व्हाट आई विल डू, बी माइनस ए बी कर दूंगा। सो दैट कम्स टू 13 - 9, तो आई विल गेट व्हाट, 4। अब अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है, तो मैं अल्फा के लिए क्या कर सकता हूँ, एन -8, 64 - 23, सो आई विल गेट 41। तो इसका मतलब है हमने ये फाइंड किया। उसी तरीके से अब अगर मुझे बीटा फाइंड करना है, तो मैं एन -b कर देता हूँ, 64 - 13, तो 64 - 13 आई विल गेट 51। अब अल्फा बीटा को फाइंड करने के दो तरीके, यस, दो तरीके कैसे, अल्फा बीटा आप अल्फा माइनस अल्फा बी से भी फाइंड कर सकते हो, या आप बीटा माइनस ए बीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। चॉइस आपकी रहेगी कि आपको क्या करना है। मैं दोनों को से बताता हूँ। 41 - 4 कर दो, तो यू विल गेट 37,
और 51 माइनस आप 14 कर दो तो वैसे भी 37 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये टेबल कंप्लीट होता है। बराबर है। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। राइट। और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। चल, अब हम चलते हैं सम नंबर 3 के पास। अब सम नंबर 3 क्या बोलता है? In certain class, it was found that 60% of the students passed in the terminal examination. Okay, तो यहाँ पे terminal examination word यूज हुआ है। 40% passed in the terminal and annual examination। देखो टर्मिनल तो मैंने अंडरलाइन कर ही दिया था और यहाँ पे था एनुअल एग्जामिनेशन। 25% passed in annual बट फेल्ड इन द टर्मिनल। देखो यहाँ पे वर्ड फेल्ड भी वर्ड यूज हुआ टर्मिनल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल एग्जाम में भी आप फेल हो सकते हैं। राइट। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे एट्रीब्यूट्स जो थे उनको बता देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई लेट ए हम डिनोट करते हैं पास इन टर्मिनल एग्जामिनेशन। ओके। उसी तरीके से आप अल्फा किसको लिखेंगे? फेल्ड इन टर्मिनल एग्जामिनेशन। बी किसको दे दिया? पास्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन। बीटा failed in annual examination। चलो अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा था परसेंटेज। तब जब यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया है तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो एन है वो टोटल कितना हो जाएगा? 100। क्वेश्चन में दिया था 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन टर्मिनल एग्जामिनेशन में पास हो गए। और पास हो गए इन टर्मिनल एग्जामिनेशन में हमने उसे ए से डिनोट किया है, तो ए इक्वल्स टू 60 दे दिया। फिर आपको क्या दिया है? 40% पास्ड इन टर्मिनल मतलब ए, एंड एनुअल एग्जामिनेशन दोनों दिए हैं। ए में भी पास हो गया एंड बी में भी पास हो गया, तो इसीलिए आप बोलोगे ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। अब आगे 25% पास्ड इन एनुअल बट फेल्ड इन टर्मिनल एग्जामिनेशन। यस, पास्ड इन एनुअल, एनुअल में पास हो गया, एनुअल में पास हो गया मतलब कि बी हो गया। बट फेल्ड इन टर्मिनल मतलब कि क्या हो गया? अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा बी आपको कितना दे दिया? 25 दे दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो, अच्छा देखो अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत है, तो ब्रैकेट लगाओ ज्यादा अच्छा है। बराबर है। सो अगर हम बात करें तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो भी हमें फाइन करने बोला है, पास इन एनुअल एग्जामिनेशन, पास इन टर्मिनल एग्जामिनेशन बट फेल्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, फेल्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन, हम एक काम करते हैं पहले टेबल बना लेते हैं और टेबल बनाने के बाद इनके आंसर्स को मार्क कर देंगे। बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देते हैं? ए अल्फा, बी बीटा एंड टोटल।
सो यहाँ पे आपका एन तो पहले आप 100 लिख देते हैं, ए 60 हो गया, ए बी 40 हो गया, अल्फा बी 25 हो गया। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, बी का टोटल फाइंड कर सकते हो। तो बी का जो टोटल है वो 40 + 25 से आपको कितना मिल जाएगा, 65 आ गया। 60, अब मैं ए बीटा फाइंड करूं तो 60 - 40 कर दूं तो मुझे 20 मिल जाएगा। 100 में से 60 को माइनस करो तो आपको मिलेगा 40। अब 40 में से आपने 25 को माइनस कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा, 15। 20 + 15 करोगे तो मिलेगा बीटा 35। और 35 को फाइंड करना हो तो आप 100 - 65 कर दो तो भी आपको मिल जाएगा। और अब देखो, आपको सबसे पहले में क्या बोला गया था, आपको क्या चाहिए था, पास्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन। तो एनुअल एग्जामिनेशन आपने किसको डिनोट किया था, अब वो देखो, पास इन एनुअल एग्जामिनेशन किसको था, बी। तो इसका मतलब आपको बी का टोटल चाहिए, राइट। और बी का टोटल मुझे यहाँ पे कितना दे रहा है, 65। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 65%, क्योंकि ऊपर सारे परसेंटेज में थे ना, इसके लिए ये सब। फिर सेकंड, मैं आपको क्या पूछ रहा था, पास्ड इन द टर्मिनल एग्जामिनेशन बट फेल्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। मैं इसको यहाँ पे बी लिख देता हूँ पहले। अब देखो, टर्मिनल एग्जामिनेशन किससे डिनोट हुआ था, ए से। तो ए हमने दे दिया टर्मिनल को, बट फेल्ड बोला है एनुअल में, और ये किससे हुआ था, बीटा से। तो आपको क्या चाहिए, ए बीटा। तो ये कितने हैं, 20%। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड वन। अब थर्ड में आपको क्या बोला था, फेल्ड इन बोथ एग्जामिनेशन। तो फेल्ड इन बोथ एग्जामिनेशन का मतलब था अल्फा बीटा दोनों। और अल्फा बीटा दोनों आपने देखा था, आपने फाइंड किया है कितना, 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। अब देखो, परसेंटेज आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आपको लगाना है आप लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, चलेगा। परसेंटेज हटा देना है हटा दिया मैंने, बराबर है। बट आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये हमने जो भी अभी सीखा वो किसका सीखा, 9 टेबल बनाने का। तो ये हमने जो भी सीखा अभी, वो सीखा 9 स्क्वायर टेबल के सम्स को, राइट। आप लोग अपना इतना पहले वीडियो देख लीजिए, तब तक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चल, मिलते हैं फिर। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।